जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी की स्पेशल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर हम लोग उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इस क्लास को आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिएगा आप लोग कितने सवालों को बिल्कुल सही कर पाते हैं। आप सभी जानते हैं पिछले साल का जो पेपर होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है आगामी परीक्षा के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें। प्रश्न नंबर पहला कहता है, पंकज में जो है कौन सा समास है? कर्मधारय दिगु बहुब्रीहि द्वंद्व। आप सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। हर एक क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय आपके पास होगा। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। पंकज का साथियों समास विग्रह क्या हो जाएगा? इसका समास विग्रह जो होगा यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात आप कह सकते हो कमल। क्या भाई? कमल। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, क्योंकि साथियों बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है। दोनों पद इसमें जो है अप्रधान होते हैं। ठीक है। अगला सवाल, अयोगवाह कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, और यहाँ पर दिया आपका महाप्राण। एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग इन 30 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। साथियों, बात करें हम अयोगवाह की तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं अंग और अह, ये आपके दोनों क्या साथियों, ये आपके अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसमें साथियों देखिएगा इसे अनुस्वार बोलते हैं और इसे आपका विसर्ग बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, यहाँ पर देखिएगा साथियों कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इसमें क्या पूछा गया है। इसमें साथियों आपसे रस जो है पूछेगा। एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है? सवाल नंबर तीसरे का आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी बताइएगा। चलिएगा देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर आता है। तो जो भी साथी जा रहे हैं भयानक रस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? बताएं। संप्रदान, कर्म, करण और आपका दिया है कर्ता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करिएगा। संप्रदान कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है और आपका दिया है कर्ता। साथियों, कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। ठीक है। कर्म का क्या होता है? को। करण का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से। और संप्रदान का क्या होता है दोस्तों? के लिए होता है। क्या? के लिए होता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, करण कारक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए भाई देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस सवाल के लिए। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। पहले उसने नहाया, उसके बाद भोजन किया, यानी आप कह सकते हो सर पूर्व कौलिक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें। सूफी संतों की शैली है गजल, मासनवी, तर्जुमा, मर्शिया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? बताएं। साथियों, ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि आप इसको एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। देखिएगा आप लोग इस 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पाते हैं, क्योंकि यही पैटर्न होता है, ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं। तो सूफी संतों की शैली साथियों क्या है आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, मासनवी शैली। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, गुड़िया के भीतर गुड़िया की रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं आप लोग। फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलें। और यदि आप लोग यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, हेल्प जरूर मिलेगी आपको। चलिए, गुड़िया के भीतर गुड़िया, इसकी रचनाकार साथियों कौन है? मैत्रेय। ध्यान दीजिएगा, मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट छापिएगा आप लोग आंसर। चलिए, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का साथियों नाम क्या है? बताएं।
तो भाई आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर बता दीजिएगा, सभी साथी आंसर कर दीजिएगा। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो आप सभी साथियों को पता होना चाहिए भी 80 घाट पर हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कब हुआ था याद रखिएगा, 1680 में। कब? 1680 में साथियों। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, भक्तमाल के रचनाकार कौन है बताएं? विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास, नाभादास। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? भक्तमाल के रचनाकार का नाम क्या है साथियों? नाभादास है। क्या दोस्तों? नाभादास, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य जो है साथियों इसमें शुद्ध है आप लोग बताएं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल सटीक है उनका आंसर। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, विद्यार्थी में जो है साथियों आप बताइए, इसमें जो है आपकी कौन सी संधि है? विद्या धन अर्थी इसका जो है संधि विच्छेद होता है। आप लोग बताएं, कोशिश करें, प्रयास करें। 12 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप देखोगे साथियों, विद्यार्थी में जो है इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दो फटाफट आप लोग। चलिए, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताएं? वन, विहिप, पुष्प और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर साथियों क्या है? फटाफट आप लोग आंसर छाप दीजिएगा। चलिए भाई, कानन की बात करें साथियों, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वन। इसके अन्य पर्यायवाची साथियों क्या हो जाएंगे? ध्यान रखें आप लोग, इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे जंगल, कांतार भी होता है। क्या भाई? कांतार भी होता है। अरण्य होता है। क्या? अरण्य। ये सभी साथियों कानन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें सभी साथी, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य विग्रह का साथियों अर्थ क्या होता है? ध्यान रखें, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। ए ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में जो है साथियों कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? चलिए, तो आप ध्यान से देखिएगा साथियों, इसमें आपका विभावना अलंकार है। कौन सा? विभावना, डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि जो है नहीं है? आपका सही उत्तर क्या है इस सवाल के लिए बताएं? फटाफट आंसर करिए। व्याख्या पद्धति, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। आपका सही आंसर साथियों क्या होने जाना चाहिए? व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो व्याख्या विधि, ए ऑप्शन आपका राइट है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? बताएं, अभिवृत्ति संप्रत्यय जो है क्या होता है? अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या होता है बताएं? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिएगा साथियों, आंसर करें आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है, यहाँ पर राइट हो जाएंगे साथियों। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है साथियों? ये संचारक संप्रत्यय, क्रियात्मक संप्रत्यय और भावात्मक प्रत्यय, यानी ये सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंधों में, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 18 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या साथियों बताओ? तो जो भी साथी बता रहे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के राइटर कौन है भाई? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये रहा साथियों आपके सामने कुछ पंक्तियां दी गई हैं। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत, उघरे गात सही। किसकी पंक्तियां हैं? बता दीजिए भाई, ये किसकी पंक्तियां हैं? आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो।
तो जो भी साथी बता रहे हैं मीराबाई की पंक्तियाँ वो बिल्कुल राइट है। भाई देखिएगा, हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आते हैं खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें आप लोग, जिससे गलतियाँ ना हो। और ज़्यादातर साथियों PYQ से ही क्वेश्चन उठाकर पूछे जाते हैं। हिंदी का पहला पत्र बताएं आप लोग, हिंदी का जो है पहला पत्र कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे भाई, उद्दंत मार्तंड जो है ये आपका हिंदी का पहला पत्र है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुई का तत्सम रूप क्या है साथियों, बता दीजिए आप लोग। सुई का तत्सम रूप क्या होता है? फटाफट आंसर कर दीजिए। चलिए, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, एक बार सभी प्यारे साथी आंसर करें। तो जो भी साथी सूची बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, परिसीमन का विलोम बता दो भाई, चलो फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ। परिसीमन का विलोम बता दो। चलो साथियों, परिसीमन का विलोम हो जाएगा असीमन। क्या भाई? असीम। यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है बता दो भाई। चलो फटाफट आंसर करें आप लोग। धूसर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो भाई यहाँ पर ध्यान से देखिएगा साथियों। साथियों जो धूसर का पर्यायवाची होता है वो होता है साथियों गधा। गधा कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे साथियों? खर हो जाएगा आपका। गधा तो होता ही है, बसर भी होता है। क्या? बसर भी होता है। ये सभी आपके धूसर के पर्यायवाची। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से साथियों। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा बताएं फटाफट। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई? अधिभौतिक। जो भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है। इन सारे क्वेश्चंस को साथियों ध्यान से देखते हुए चलिएगा, और ऐसे ही सवाल पे पूछे जाते हैं पेपर में और रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व करो। यहाँ पर आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है बताएं? ये भी सवाल साथियों पेपर में आया हुआ है। इसका अर्थ हो जाएगा आपका बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल देखें सब लोग। यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताओ। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? पता होना चाहिए भाई आपको। स्वाधीन का पराधीन होता है साथियों क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का मतलब साथियों स्वतंत्र यानी आज़ाद, और पराधीन का मतलब जो दूसरे पे आश्रित होता है, जो दूसरों के अधीन होता है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है बता दीजिए साथियों। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं ऐच्छिक पढ़ जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अच्छा भाई, पूरी ऊर्जा के साथ बने रहिए। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपको कंटेंट यहाँ का बेहतर लग रहा है आपको, ठीक है। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, खूब प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। आकर्षण का विलोम शब्द आप लोग बता दीजिए। आकर्षण का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, उत्कर्ष और आपका दिया इनमें से कोई नहीं, तो विकर्षण ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अत्यधिक का विलोम शब्द साथियों क्या हो जाएगा बताओ। चलिए, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अत्यधिक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा साथियों अत्यल्प। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और ये रहा साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्लास की लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? यहाँ पर एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको 4 पर्यायवाची कपड़ा का बताना है। कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसका किसका आंसर आएगा। जिसका आंसर आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको बहुत बेहतर लगा होगा। अब आप बताइए 30 सवालों में से आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग यहाँ पर लगभग 25 सवालों को जरूर जो है सही किए होंगे। और गलतियां मुझे पता है कहां पर आप किए होंगे, साहित्य में जो है आपसे गलतियां हुई होंगी, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ें बेहतर लगी होंगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों पूरे 30 सवालों को कवर किया गया है, और यहाँ पर जो भी प्रश्न कवर किए गए हैं ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्लास को एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा। आप लोग यहाँ पर जो है पूरे 30 सवालों को लिया गया है, और आप लोग जो सही करने का प्रयास करिएगा, लगभग 25 से 28 सवालों को सही करने का प्रयास करिएगा। और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा कि हमने इतने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के।
पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? यूपी टेट परीक्षा 2018 में साथियों ये सवाल पूछा जा चुका है। आप सभी दोस्त एक बार आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें दंत उच्चारित वर्ड कहते हैं। साथियों कौन कौन से होते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे आपका हो गया त, हो गया त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान साथियों दंत होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों कंठ, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड आपके कौन कौन से होते हैं? क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, और अगर अनुनासिक की बात करें साथियों, अनुनासिक यहाँ पर देखिएगा अंगा होता है आपका, अड़ा होता है, इया होता है, न होता है और आपका म होता है। इनका उच्चारण साथियों अनुनासिक से होता है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी मूर्धन्य। तो आप देखिएगा साथियों जो ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, इनका उच्चारण जो है मूर्धन्य से होता है। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? साथियों यूपी टेट परीक्षा 2018 में ये भी सवाल पूछा जा चुका है। सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। ऊष्म व्यंजन यहाँ पर आपसे पूछा है। तो साथियों हमने आपको कई बार बताया है, अगर बात करें ऊष्म व्यंजन की तो आपका जो तीनों श होता है साथियों, तीनों श आपका हो गया, उसके बाद इसमें आप ह और जो है जोड़ लीजिए। ठीक है, ये आपके जो है चार जो होते हैं ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श, स, ह, ये आपका जो है साथियों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल श्व ध्वनि का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा और आपका दिया है दंत तालु। यूपी टेट परीक्षा 2017 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताएं, इसको आप लोग एक टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा, देखिए आपकी तैयारी कैसी हो रही है। आप लोग जो है इस टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे। तो श ध्वनि की अगर बात करें साथियों, इसका जो उच्चारण होता है साथियों, इसका उच्चारण होता है आपका तालु से यानी तालव्य से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ढ का उच्चारण स्थान किससे होता है? बताइए। नासिक, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और आपका दिया है मूर्धन से यानी मूर्धा से। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट परीक्षा 2017 में आ चुका है साथियों। तो ध्यान रखिएगा ढ का उच्चारण ये आपका ट वर्ग के अंतर्गत आएगा। ट, ठ, ड, ढ। आप कहोगे सर इसका उच्चारण जो होता है मूर्धन्य से होता है। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? यूपी टेट परीक्षा 2015 में ये सवाल साथियों पूछा जा चुका है। यदि आप मेहनत के साथ यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी में लग गए हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो साथियों ट वर्ग की अगर बात करें तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है साथियों? ट, ठ, ड, ढ यानी मूर्धा से होता है। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखो, अर्ध स्वर जो है दोस्तों कौन कौन से होते हैं? एक बार सभी साथी कोशिश करें आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप सभी जानते होंगे साथियों जो अर्ध स्वर होते हैं वो आपके या और वह दोस्तों ये आपके अर्ध स्वर की कैटेगरी में आते हैं। यूपी टेट एग्जाम 2015 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान जो है कौन सा है? एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, घ का उच्चारण स्थान साथियों किससे हो जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे साथियों घ किसके अंतर्गत आता है? ये आपका क के अंतर्गत आता है यानी क वर्ग के अंतर्गत। तो क, ख, ग, घ, तो इसका उच्चारण जो होता है साथियों कंठ होता है। ठीक है, यानी क वर्ग का उच्चारण होता है आपका कंठ से। अगला सवाल, छ वर्ड जो है किसके योग से बना हुआ है? एक बार सभी साथी प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों एक बार आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों प्रश्न नंबर 8 का आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ये दोस्तों आप देखिएगा जो 6 वर्ड है ये आपका किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों। अच्छा, संयुक्त व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ये आपका छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और आपका स्र हो गया। ये आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और छ का जो योग बनता है ये ध्यान रखिएगा
क हलंत प्लस श से जो है इसका वो बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ड के योग से बनता है। यहाँ ऑप्शन में देखेंगे आप लोग तो कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए आपका चारों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यूपी टेट परीक्षा 2013 में साथियों ये सवाल पूछा गया है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 9 है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2016 में ये सवाल पूछा गया है साथियों, तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं अप्रत्याशित, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अप्रत्याशित आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने साथियों, उपत्यका का अर्थ क्या है। प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, सूर्य से जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। यूपी टेट परीक्षा 2017 में ये सवाल पूछा गया है, बताएं आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपत्यका का साथियों सटीक अर्थ क्या हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि को क्या बोलते हैं साथियों, उपत्यका बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सवाल नंबर 11 का आप लोग आंसर दे सकते हो साथियों। धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। यूपी टेट परीक्षा 2017 में ये सवाल पूछा गया है, तो जो भी साथी जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, आदि भौतिक कहलाता है, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सवाल नंबर 12 है, ध्यान से देखिए आप लोग। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या होगा, बताइए। कुटिल, स्वार्थी, स्वार्थपरक, स्वार्थ रक्षक, आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। कुटिल, स्वार्थी, स्वार्थपरक और स्वार्थ रक्षक। यूपी टेट परीक्षा 2017 में साथियों ये सवाल पूछा गया है, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्वार्थी। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, बीजक किसकी रचना है, सभी को पता होगा भाई, ये भी आपका यूपी टेट एग्जाम में सवाल आया है। तुलसी, जायसी, कबीर, शूर। तो बीजक साथियों आप सभी जानते हैं ये आपका कबीर दास की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन का उपनाम क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल पूछा गया है। तो इनका जो साथियों उपनाम है वो था अज्ञेय। क्या भाई, अज्ञेय था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं पद, सवैया, दोहा, कवित्त। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। तो एक बार कोशिश करें आप लोग सभी साथी आंसर दीजिएगा, और यहाँ पर 30 सवालों को कवर किया गया है, जो टारगेट है 25 सवालों का। आंसर जरूर करिएगा कितने सवालों को आपने सही किया है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई दोहा पर, वो बिल्कुल राइट है। बिहारी की जो प्रसिद्ध क्या है साथियों, दोहा जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। भक्ति काल को, रीतिकाल को, छायावाद काल को, आधुनिक काल को। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। एक बार कोशिश कर सकते हो आंसर देने के लिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर बता रहे हैं भाई छायावाद, वो बिल्कुल यहाँ पर वो दोस्त बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो छायावाद को जो है डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, ठीक है। अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, बताएं कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। एक बार कोशिश करें। सवाल नंबर 17 यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल पूछा गया, बताएं भाई फटाफट आंसर करें। मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है साकेत, कामायनी, यशोधरा, जय द्रथवत। आप सभी साथियों को पता है कामायनी किसकी रचना है साथियों, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप साथियों, मेरे मन भावन के ऊधो के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावक जबै लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। कुंभन दास हैं,
जगन्नाथ दास, रत्नाकर, सूरदास, नंददास। यूपी टेट परीक्षा 2014 में साथियों ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखें, अब जो भी साथी यहाँ पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है साथियों। ये आपका साहित्य से सवाल पूछा गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 19। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? बताइए, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? आप सभी साथी आंसर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। कौन भाई? राहुल संकृत्यायन। ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल आया है, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संकृत्यायन। अगला सवाल देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए। चलिए भाई, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल साथियों पूछा गया है और इसके जो भाई उपन्यासकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ साथियों? 1937 में जो है त्यागपत्र नामक उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? 21 का आंसर करिए। ये भी आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में सवाल आया हुआ है, तो एक बार कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो बिल्कुल राइट है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। ये रहा साथियों अगला सवाल, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा। माधुरी, हिंदी प्रदीप पत्रिका, प्रताप, समन्वय। आपका राइट आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आप लोग भाई। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? माधुरी, हिंदी प्रदीप, प्रताप, समन्वय। यूपी टेट परीक्षा 2014 में ये सवाल पूछा गया है। एक बार सभी साथी कोशिश कर दीजिएगा आंसर देने के लिए, आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा आप लोग, हिंदी प्रदीप जो भी दोस्त जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर नेक्स्ट है साथियों, पराधीन सपने ही सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? ये भी बहुत ही फेमस पंक्ति है साथियों, और ये पंक्ति जो है आपका यूपी टेट परीक्षा 2014 में आ चुका है, और ये पंक्ति है गोस्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 24 का आंसर क्या है? एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका क्या भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर 25 है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? 25 का राइट आंसर क्या है? फटाफट आप लोग आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। तो भाई यहाँ पर साथियों आपका बाबू श्याम सुंदर दास बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूपी टेट एग्जाम 2013 में सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, किस कवि को जो है कवियों का कवि कहा जाता है? 26 का आंसर बताइए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, एक बार कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए कोशिश करें फटाफट आंसर देने के लिए, आपका राइट आंसर क्या है? तो जो भी साथी बता रहे हैं श्याम सुंदर बहादुर सिंह, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे साथियों। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साथियों जो श्याम सुंदर लिखा है इसको कर लीजिएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या भाई? शमशेर बहादुर सिंह कर लीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ करिएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? 27 का आंसर करें। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है बताएं। तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं लल्लू लाल जी, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर लग चुका है, एक बार कोशिश करें आंसर देने के लिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीर, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास। आपका सटीक आंसर हो जाएगा भाई क्या? संत कबीर की। क्या भाई? संत कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यूपी टेट एग्जाम 2013 में सवाल पूछा गया है। ये है आपके सामने अगला सवाल, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका जो है निबंध संग्रह है? तो आप सभी दोस्त याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है
ये आपका चिंतामणि निबंध संग्रह है। यूपी टेट एग्जाम 2013 में ये भी सवाल आया है। सवाल नंबर 30 है और ये प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सवाल नंबर 30 का आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करोगे। ये सवाल नंबर 30 आपके लिए ज़रूर करिएगा। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोग ये भी कमेंट करें कि आपने इन 30 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास किया है। बहुत ही मेहनत के साथ इन सारे कंटेंट को तैयार किए जा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप सेशन को लाइक करते हैं तो ये जो है सेशन और भी दोस्तों के पास पहुंचता है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी टेट परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर ये 30 प्रश्न जो हैं ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट एग्जाम में। आगामी परीक्षा यानी 2026 में जो आपका यूपी टेट एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि साथियों इसी आधार पर जो है परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा आप लोग इन 30 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 25 सवालों का। आप लोग 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अपमान शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा है। यहाँ पर देखिएगा साथियों, अगर बात करें अव, उप, अति और आपका दिया है अप, तो आप सभी दोस्त जानते होंगे अपमान शब्द में जो है अप उपसर्ग लगा हुआ है। तो जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, दूरावस्था में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यानी ये आपके सामने एक शब्द दिया है दूरावस्था और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें जो है कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। साथियों, आप सभी जानते हैं उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, फिर आपके दिमाग में आएगा कि फिर यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा साथियों, दूर उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर हलंत लगेगा। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरे का, पराजय में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिए। आपके लिए हर एक सवाल के लिए 5 सेकंड का समय होगा। चलिए यहाँ पर बताएं, पराजय शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। पर, परा, प्र और उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर डी आ। तो आप सभी साथी देखोगे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परा उपसर्ग लगा हुआ है पराजय शब्द में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द्विगु समास का उदाहरण जो है कौन सा है। ठीक है, द्विगु यहाँ पर सही से आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि द्विगु आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, द्विगु समास का उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सा है। माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और आपका दिया है पीताम्बर। एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिएगा साथियों, अगर बात करें पहले विकल्प की, जो आपका माता पिता दिया है, इसमें आपका कौन सा समास है। आप कहोगे सर ये तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी माता का अर्थ अलग है, पिता का अर्थ अलग है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। बात करें साथियों यथाशक्ति में, तो यथाशक्ति में क्या है, इसमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि पहला पद साथियों अव्ययी भाव समास में जो है अव्यय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, नवग्रह की अगर बात करें, नवग्रहों का समाहार। आप कहोगे सर प्रथम पद जो है संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि साथियों द्विगु समास की परिभाषा आप सभी जानते होंगे कि पहला पद जो है संख्यावाची होता है इस समास में। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका पीताम्बर दिया है साथियों, पीताम्बर जो है किसका एग्जाम्पल है, ये आपका बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि पीताम्बर का जब आप समास विग्रह करोगे हो जाएगा पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है यानी पीत है अंबर जिसका, यानी भगवान विष्णु, यानी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर पीताम्बर में जो है बहुब्रीहि समास होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों, ध्यान रखें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवग्रह। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 5। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है।
ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्ठी, गुरुमुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहाँ पर जो है पिछले वर्ष के सवालों को ही कवर किया गया है और इसी आधार पे आपको 2026 के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग पिछले वर्ष के सवालों को बहुत ही इत्मीनान से ज़रूर करें। बात करें साथियों हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है साथियों, ये आपका देवनागरी लिपि कहलाती है। और देवनागरी लिपि आप सभी जानते हैं जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर आपके सामने सवाल नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए। आपका राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। सर्वनाम के जो है कितने भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा साथियों। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से साथियों? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है आपका प्रश्नवाचक, और छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो साथियों ये सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, एक बार सभी दोस्त आंसर करिएगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, बताएं। चलिएगा, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और आपका दिया है कंठ। साथियों अगर बात करें त वर्ग की तो आप सभी जानते हैं त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण जो होता है दोस्तों दंत से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें साथियों कंठ की तो आप सभी जानते हैं क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आपके आते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण जो होता है साथियों कंठ से होता है। और ओष्ठ की बात करें तो प वर्ग के अंतर्गत जो भी आपके वर्ड आते हैं जैसे प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। और दंत यानी त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपकी जैसे त, थ, द, ध, न। मूर्धा की बात करें साथियों ट, यहाँ पर देखिएगा ट वर्ग के जो अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं कौन कौन से, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इनका उच्चारण होता है आपका मूर्धा से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि त वर्ग का उच्चारण स्थान आपका होगा सर दंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, प वर्ग का उच्चारण स्थान आप लोग बता दीजिए। चलिए, यदि आप साथियों यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पर साथियों बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। बात करें साथियों प वर्ग की तो इसका उच्चारण किससे हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया साथियों प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण हो जाएगा आपका ओष्ठ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है, बताइए। कोशिश करें, हर एक सवाल के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा, आंसर करिएगा। तो यहाँ पर बात करें साथियों च वर्ग की तो च वर्ग का उच्चारण होता है भाई तालु से यानी तालब्य से। च वर्ग के अंतर्गत आपके कौन कौन से वर्ड आते हैं, च, छ, ज, छ, य, ठीक है। अगला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताएं। वर्णों के समूह को जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, एक बार सभी साथी प्रयास करें। साथियों आप सभी जानते होंगे भाई वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वर्णमाला की अगर बात करें साथियों वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। स्वर कितने हैं, 11 है। व्यंजन कितने हैं, 33 है। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल देखिएगा, छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन होते हैं, बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या है। साथियों आप सभी जानते होंगे भाई ये आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों भाई संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 वर्डों के योग से बनते हैं। जैसे छ, अगर मैं पूछूँ आपसे छ जो है किसके योग से बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये आपका क, हलंत प्लस स के योग से बना हुआ है, ठीक है। और बात करें यहाँ पर त्र की, त्र जो है किसके योग से बना है, तो ये आपका त हलंत प्लस र हो गया, ठीक है। और उसके बाद बात करें साथियों ज्ञ की, ज्ञ जो है किसके योग से बना है, ये आपका ज हलंत ईय से मिलकर जो है बना हुआ है, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, पुस्तक जो है कौन सा शब्द है, बताएं। तद्भव, तत्सम, देशज और आपका दिया है विदेशज। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या है, एक बार सभी साथी कोशिश करें। चलिए, पुस्तक कौन सा शब्द है, चलिए सभी साथी कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो पुस्तक शब्द है ये आपका तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, आग जो है आपका कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है बताइए। आग जो है आपका, ये आपका कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आपका विदेशज है? चलिए कोशिश करें सभी लोग आंसर देने के लिए। तो ये जो आपका साथियों आग दिया है ये आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आग जो है आपका तद्भव के अंतर्गत आएगा और इसका जो तत्सम शब्द होगा अग्नि होगा। क्या दोस्तों? अग्नि हो जाएगा, ध्यान रखें। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, पृथ्वी जो है कौन सा शब्द है बताएं। चलिए, पृथ्वी आपका कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए साथियों, पृथ्वी जो है ये भी आपका एक तत्सम शब्द है, ध्यान रखें। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, टेबल जो है कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, इनमें से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 15 का आंसर बताएं आप लोग। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। टेबल जो साथियों ये शब्द है आपका विदेशज शब्द है, यानी विदेशी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने इन 30 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। जो टारगेट है आज की इस क्लास का 25 सवालों का है। ठीक है, नाक जो है आपका कौन सा शब्द है बताइए। चलिए फटाफट आंसर करिएगा। नाक आपका कैसा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है? बताएं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। तो साथियों ये जो है आपका एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। क्या साथियों? ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिएगा रूढ़ शब्द क्यों है भाई? जब आप इस शब्द को जो है अलग करोगे ना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। आप कहोगे सर ये रूढ़ के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, फूल कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। फूल जो है आपका किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और आपका दिया है भाववाचक संज्ञा। बताएं फूल जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? बताएं फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और आपका दिया है भाववाचक। साथियों फूल जो शब्द दिया है आप देखोगे ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। किसके? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुलाब का फूल, क्या गुलाब का फूल या गेंदा का फूल, ठीक है, या आपका आप चमेली का फूल हो गया, इस तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं, आप कहोगे दोस्तों गुलाब जो है ये आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, गेंदा भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, चमेली का फूल ये भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, लेकिन जो फूल है ये फूल पूरी जाति का बोध करा रहा है। आप कहोगे सर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। बी ऑप्शन वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है बताएं। चलिए ईमानदारी जो है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी बता रहे हैं भाववाचक संज्ञा वो बिल्कुल राइट है। क्या ईमानदारी को आप किसी प्लेट में परोस सकते हो? क्या आप इसे छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। इसे सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। यानी भाववाचक संज्ञा उसे कहेंगे जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसे आप प्लेट में नहीं परोस सकते हो। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। लंबोदर कौन सा शब्द है बताओ। चलिए लंबोदर आपका कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो साथियों लंबोदर जो शब्द है ये आपका योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सोना कौन सा संज्ञा है बताओ। चलिए सोना यानी स्लीप वाला सोना नहीं भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोना यानी जो गले में पहना जाता है, ठीक है, और जिसकी अंगूठियां पहनी जाती हैं, यहाँ पर उसकी बात कही जा रही है। तो सोना दोस्तों क्या है? भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी प्यारे दोस्त समझे रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सोना जो है ये आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो है कौन सा पुरुष है? 21 का राइट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए
मैं जो है कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है? सभी साथी कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए, एक बार सभी दोस्त प्रयास करिएगा। तो साथियों ये जो मैं है ये आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? बताएं। 22 का राइट आंसर क्या है बताएं। चलिए, तुम जा रहे हो ये कौन से काल के अंतर्गत आएगा? तुम जा रहे हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा क्या भाई? वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नाक जो है कौन सा लिंग है बताएं। चलिएगा, नाक शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या इनमें से? यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो आप देखोगे साथियों जो नाक शब्द होता है ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। क्या भाई? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और आपका दिया है 8। बताएं। चलिए एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। साथियों समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुब्रीहि हो गया। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के समास होते हैं। आप देखोगे सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही, कंटेंट आपको बेहतर लग रहा है तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको यूपी टेट एग्जाम 2026 की तैयारी करनी है। नवयुवक कौन सा समास है बताएं। नवयुवक में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? चलिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताएं। आप देखोगे ये जो है आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन राइट है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव और आपका दिया है द्विगु समास। तो आप देखोगे प्रतिदिन में जो है प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपसर्ग जिस भी पद में लगा रहता है वो आपका किसके अंतर्गत आता है? अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। देशभक्ति में कौन सा समास है? यानी देश से भक्ति। क्यों भाई? चलो, देशभक्ति में कौन सा समास है? आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, आप देखोगे दोस्तों ये जो है आपका तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नीलकंठ में कौन सा समास है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 28 नंबर का सवाल है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव और आपका दिया है तत्पुरुष। तो नीलकंठ है साथियों, इसमें देखिएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, यानी तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। तो आप कहोगे सर बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, पाप पुण्य में कौन सा समास है बताओ। 29 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग। पाप पुण्य में जो है कौन सा समास है? तो जिसमें दोनों पद की प्रधानता दोस्तों होती है, जिस पद में वहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अब दोनों पद की प्रधानता मतलब क्या होगा भाई? पाप का अर्थ अलग निकल रहा है, पुण्य का अलग, यानी दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। दोनों पद की प्रधानता है। सी ऑप्शन राइट है, द्वंद्व समास। 30, दोपहर में कौन सा समास है? सभी को पता होना चाहिए भाई। दोपहरों का समाहार। क्या भाई? दोपहरों का समाहार। पहला पद यहाँ पर संख्यावाची हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, यानी इसमें द्विगु समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगी होगी। यहाँ पर 30 सवालों को कवर किया गया है। अब आप लोग बताइए, क्या आपने 25 सवालों को बिल्कुल राइट किया है या आपने 25 प्लस सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है? उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। यहाँ पर हमने यूपी टेट एग्जाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हमने कवर किया है। ये क्लास अगर आपको बेहतर लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी और भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे यूपी टेट एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।